क्या वाकई मेडिकल प्रैक्टिस पर एआई ने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल दिया है? आपने पहली बार किसी डॉक्टर को देखा कि वो रील बना रहा है, वायरल हो रहा है, तो आपके मन में क्या आया? मुझे खुशी हुई, क्या चलो डॉक्टर उस नॉलेज क्योंकि आपको ज़माने के साथ तो बदलना पड़ेगा। क्योंकि 15 इयर्स बैक आपने जब प्रैक्टिस स्टार्ट करी और आज के उसमें बहुत चेंज आ गया है। तो उस टाइम हम सोचते थे कि यार गूगल और यूट्यूब ये सब चीज़ बता देंगे, तो फिर अपने डॉक्टर के पास कौन आएगा? तभी मैं कुछ देर पहले ही एक पेशेंट से बात कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि हमको समझ में नहीं आता कि पानी खड़े होके पीना है कि बैठ के पीना है। तो मैम मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था ना कि हमारे व्यूअर्स उस लेवल के उनका मेंटल लेवल नहीं है कि वो अपना अच्छा बुरा समझ सकें। बट आजकल तो मैं देखती हूँ कि बहुत एजुकेटेड जो हैं वो भी उनको फॉलो कर रहे हैं। मतलब आपके पास सूचना है लेकिन उसको छानने के लिए वो विवेक वाली बुद्धि नहीं है। तो ये हम लोग एंटरटेनमेंट चाहते हैं बेसिकली। मैंने आपके पास डॉक्टर भी अवेलेबल है, हम आपको अच्छे-अच्छे कॉम्बिनेशन की मेडिसिन भी दे रहे हैं, आपकी शुगर कंट्रोल भी है। तो आप इसको आयुर्वेदिक इलाज क्यों नहीं समझ रहे हैं? आपको अब मतलब इसके हम इसके पर ही नीचे भी जा डाउट। रहा है। हाँ, बट अब की जो जनरेशन है वो विद इन अ फ्यू मंथ्स ऐसा होता है ना, बहुत क्विकली अपनी प्रैक्टिस जमा लेते हैं या बहुत एकदम लाइमलाइट में आ जाते हैं। उनकी रील्स पे इन सब पे भी बहुत व्यूज़ आते हैं। लेकिन जब हम जाके उनके क्लिनिक पे मिलते हैं तो वहाँ पे पेशेंट गायब होते हैं। बहुत कम डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रैक्टिस जल्दी शुरू हो जाती है, नहीं तो 40-45 साल लग जाते हैं प्रैक्टिस को। अब फिर जीवन बचा कितना? बहुत सारे चैट जीपीटी से सहारा ले लेते हैं, तो क्या ये ऐसा नॉलेज गेन करके और आगे फॉरवर्ड करना ये सही है? मैम अगर नॉलेज सही है तो सही है। सर कई बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं, बड़े लकीर के फ़कीर होते हैं, उनको अगर आयुर्वेदा चाहिए तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही चाहिए उनको। तो तो मैं बोलता हूँ देखो आप थोड़े सेल्फिश बनो। आप एक पेथी पे मत टिके रहो। आप लकीर के फ़कीर मत बनो क्योंकि आपका जीवन एक ही है। तो मेडिकल प्रोफ़ेशन में हम डॉक्टर लोग का वो अभी सबसे बदनाम प्रोफ़ेशन में से एक है। तो क्या आज के समय में पेशेंट के अंदर पेशेंस भी ख़त्म हो गया है? मैम देखो बेसिकली जो चीज़ें उसके सामने मूव होती है, उसी के हिसाब से वो अपनी समस्या को भी मूव होते हुए देखना चाहता है। स्वागत है आपका माइंड एंड माइक पॉडकास्ट में, और आज हम लोग जानेंगे ग्राउंड रियलिटी मेडिकल प्रैक्टिस वर्सेस एआई। क्या वाकई मेडिकल प्रैक्टिस पर एआई ने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल दिया है, या कहीं ना कहीं पेशेंट और डॉक्टर कंफ्यूज्ड हैं कि हमें ट्रीटमेंट देना क्या है और ट्रीटमेंट लेना क्या है? अगर आप भी ऐसी ही परेशानी से जूझ रहे हैं तो आज हम लोग अपने पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से डॉक्टर यानी कि मेडिकल प्रैक्टिस पर एआई इफ़ेक्ट कर रहा है। और इसके लिए हमारे साथ में बहुत ही ख़ास डॉक्टर जुड़ गए हैं, डॉक्टर अबरार मुल्तानी जी। आप एक डॉक्टर भी हैं, लेखक भी हैं, वक्ता भी हैं, और मैं बोलूँगी कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे लोगों की बहुत पसंदीदा टिप्स देने के लिए भी आप मशहूर हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ, हमारे बीच में हैं डॉक्टर अबरार मुल्तानी सर। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है थैंक यू हमारे मैम। माइंड एंड माइक पॉडकास्ट में। जैसे कि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और आप बहुत फेमस डॉक्टर हैं, सब आपको बहुत अच्छे से जानते हैं और बाहर से भी लोग आपको बहुत कनेक्ट करते हैं। बट स्टिल आपकी जो प्रैक्टिस यानी कि बात करते हैं तो वो बहुत पुराने समय की है, 15 इयर्स बैक। लास्ट 10 इयर्स में बहुत तेज़ी से चेंज आया है। एआई ने बहुत तेज़ी से हमारे प्रैक्टिस पे असर डाला है, नॉट ओनली मेडिकल प्रैक्टिस, सभी तरीके से। तो आज हम उसी पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे ये है कि जब आपने पहली बार किसी डॉक्टर को देखा कि वो रील बना रहा है, वायरल हो रहा है, तो आपके मन में क्या आया? क्या सोचा आपने? मैम जब हम इस पे स्क्रॉल करते हैं और नॉलेज का सोर्स आजकल हम देख रहे हैं कि स्क्रीन हो गया है। हुँ, पहले नॉलेज का सोर्स कागज़ की डिस्कवरी होने से पहले माउथ टू माउथ था कि आदमी सुनते थे, उसी को गेन करते थे, फिर उसको आगे ट्रांसफ़र करते थे। फिर कागज़ आया, कागज़ पे फिर लिखना स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो ज्ञान का सोर्स है, वो नॉलेज का सोर्स वो बुक्स बनी। हुँ, उसके बाद फिर अब स्क्रीन आई, तो स्क्रीन से फिर सोर्स चेंज हुआ। लोग टीवी देखने लगे, लोग कंप्यूटर पे आने लगे और वो भी महदूद था मतलब कि वो आप कहें कि बाउंडेड था कुछ ही लोगों तक। कुछ ही लोगों के पास टीवी थी, कुछ ही लोगों के पास कैमरे थे, हुँ, कुछ ही संस्थानों के पास कैमरे थे। वो संस्थान उनको चुनते थे और वही आके टीवी पर हुँ। बोलते थे या कंप्यूटर में उनका कोई वीडियो वगैरह चलता था। लेकिन अब हम देखें कि मोबाइल हर एक के पास है और जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो टीवी, कंप्यूटर इनसे भी चेंज होके मोबाइल पे आया। बिल्कुल।
फिर हर एक की पहुंच में होने की वजह से अब हर एक अपना व्यक्ति ज्ञान देने लगा। तो जब हम देखते थे स्टार्टिंग में, तो शुरू शुरू में आयुर्वेदिक का हम देखें तो जो डॉक्टर्स थे वो नहीं कर रहे थे, कोई और लोग नॉलेज दे रहे थे जड़ी बूटियों का, इसका। फिर मैंने एक डॉक्टर को रील बनाते हुए देखा, फिर मुझे खुशी हुई, क्या चलो डॉक्टर उस नॉलेज, क्योंकि आपको ज़माने के साथ तो बदलना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर लोग किसी और तरीके से सीखना चाहते हैं तो उनको उस तरीके से सिखाना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते आप भैया पाषाण युग में आइए, हम बिल्कुल। उसमें ही आपको दीवारों पे शैल चित्र बना के सिखाएंगे, तो लोग सीखेंगे नहीं। तो आपको मैम जो लोग हैं उनके हिसाब से चेंज तो होना पड़ेगा। तो डॉक्टर्स ने रील बनाई तो मुझे पहली बार में अच्छा ही लगा, लेकिन उसके बाद फिर डॉक्टर, क्योंकि चीज़ें यहीं पे रुकती नहीं है, जो व्यूज़ की आपकी डिमांड है, जो भूख है वो रुकती नहीं है, तो फिर आप कुछ और जो गुलाटियाँ लगाना स्टार्ट करते हैं, कुछ और चीज़ें लोगों को कनेक्ट करने के लिए आप करते हैं। तो उसमें जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो कहीं आपको इंटरटेनमेंट की तरफ लेके चला जाता है। फिर आप इंटरटेनिंग बन जाते हैं, कुछ और करने लगते हैं, कुछ तरह तरह की चीज़ें उस सरप्राइज देने के चक्कर में आप कुछ और बताने लगते हैं। तो वहाँ फिर मुझे निराशा हुई कि यार अब हम थोड़े से गलत ट्रैक पे भी जा रहे हैं। मतलब आपके कॉइन के दोनों साइड रहे। जी मैम। आपको पहले तो खुशी भी हुई, फिर बाद में लगा कि अरे ये तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जा रही है जो शायद कहीं ना कहीं परेशानी भी हो सकती है हाँ, लोगों के ज्ञान लिए के ना। दोनों पहलू, ज्ञान जो हम्म। है वो दो धारी तलवार की तरह है, आप उसको कैसे भी यूज़ कर सकते हो, अच्छे के लिए भी यूज़ कर सकते हो, कई लोग उसको बुरे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि घरेलू डॉक्टर बन जाना, बिल्कुल सही तो बात उसको है। नॉलेज हुआ, वो खुद ही डॉक्टर बन गया, हम्म। सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट हो गई उससे। तो इसने फिर जो ज्ञान है उसको आपको यूज़ करना भी आना चाहिए, या फिर यूज़ करना बताना भी चाहिए, या आपके व्यूअर्स को आपको उस लेवल पे एजुकेट करना चाहिए कि वो अपना अच्छा बुरा समझ सके। बिल्कुल। कहीं पे उसको कौन सा नॉलेज मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, बुरा मिल रहा है, वो उससे अपना भला करेगा या अपना नाश करेगा, ये भी उसको पता होना चाहिए। बिल्कुल। आप अच्छे वक्ता हैं, लेखक हैं, डॉक्टर तो हैं ही। आप सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं कि लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। थैंक तो आपको जब आपने लोगों को देखा कि कैसे है ना अब न्यू जनरेशन के साथ में सब मिक्स होते चले जा रहे हैं, क्योंकि 15 इयर्स बैक आपने जब प्रैक्टिस स्टार्ट करी और आज के उसमें बहुत चेंज आ गया है। तो जब आपने स्टार्ट किया तो आपने क्या सोच के स्टार्ट किया? क्या कुछ चैलेंजेस रहे आपके प्रैक्टिस में, या आपको लगा कि नहीं ठीक है मेरे लिए बहुत ईज़ी रहा? मैं सबको बोलता हूँ कि जब हम लोग पढ़ रहे थे, जब मेरा इसमें दाखिला हुआ था 2004 में, तो उस टाइम पे गूगल नया नया आया था और कंप्यूटर पे सर्च होता था, वो मोबाइल पे नहीं होते थे सर्च उस टाइम। फिर कैमरा फ़ोन बाद में आए थे उसके। तो उस टाइम हम सोचते थे कि यार गूगल और यूट्यूब ये सब चीज़ बता देंगे, तो फिर अपने डॉक्टर के पास कौन आएगा, है ना? कि वहाँ सब चीज़ बता रहे हैं वो लोग, क्योंकि पहले पहले में मेडिकल, जैसे मैंने बताया कि जो सोर्स ऑफ नॉलेज था वो बुक्स थी। बुक्स डॉक्टर के पास ही अवेलेबल होती थी, क्योंकि 5-5, 6-6 हज़ार की किताब एक आम आदमी तो खरीद के पढ़ेगा नहीं कि यार इसमें मलेरिया के लक्षण क्या क्या होते हैं, बुक में पढ़ूँ। तो उसमें डॉक्टर को ही सब चीज़ पता होती थी, लेकिन अब पेशेंट को पता होने लगी। तो हम ये सोचते थे कि यार ये सब आ गया है गूगल और यूट्यूब वगैरह, उस टाइम फेसबुक वगैरह नहीं आया था, तो फिर हमारे पास कौन आएगा? तो बिल्कुल। सब चीज़ बता ही देगा, इस दवाई को ऐसे लेना है, इसको ऐसे लेना है। लेकिन आप देखो कि अभी एट प्रेजेंट पेशेंट की तादाद ज़्यादा है, डॉक्टर के पास लोग ज़्यादा आ रहे हैं, और उसकी वजह है ये सोशल मीडिया। क्योंकि वो जब सोशल मीडिया पे आप कोई चीज़ सर्च करते हो तो आप उसमें ना एक सामान्य चीज़ों तक नहीं रुकते हो, आप अल्टीमेटली आगे बढ़ते 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 जो सबसे डरावनी चीज़ है वहाँ तक पहुँच के अपने ब्रेन के अंदर उसकी मेमोरी को सही है। सेट करके फिर आप उसी में घुलते रहते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, एक ज़्यादा पढ़े लिखे लोग का नहीं, एक कम पढ़ी लिखी गृहिणी का बताता हूँ, जो बहुत ही गरीब, यहाँ भोपाल से ही कुछ दूर एक कस्बा है, वहाँ से वो लोग आए। उनके हस्बैंड वो ठेला लगाते थे, ठेले से मतलब आप समझिए किस लेवल की गरीब लोग थे वो। तो उनके पास एक मोबाइल आया जब ये कोविड था, तो बच्चों को 10th की वो एग्ज़ाम के लिए मोबाइल की ज़रूरत थी। तो उसने देखा कि जब वो उसने यूरिन किया तो उसमें झाग आए। अब झाग आने पे पहले क्या होता था मैम कि ये मोबाइल में भी सर्च करने में आपको थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आना चाहिए थी। बिल्कुल, हाँ। आप टाइप करते थे कि झाग क्यों आ रहे हैं, उसी उसी कीवर्ड से सर्च होता था, इंग्लिश कीवर्ड से। तो इंग्लिश की कुछ ही लोगों को आती थी। फिर वो हिंदी में आया, अब वो वॉइस सर्च में आ गया। वॉइस सर्च सही है, हाँ। तो मुझे याद है कि उन्होंने क्या किया कि मोबाइल को ऐसे पकड़ा, उसमें सर्च किया कि पेशाब में झाग क्यों आते हैं। अब उसने वहां से उसको डायरेक्ट रीडायरेक्ट करते यूट्यूब पे लेके चले। अब यूट्यूब पे उन्होंने बहुत सारे लोगों ने उसको बताया कि पेशाब में झाग आने की वजह क्या क्या हो सकती है, सामान्य से स्टार्ट करके
किडनी फेलियर तक लेके चले गए, कैंसर तक लेके चले गए। अब उसकी मेमोरी के अंदर वो 2 चीज़ें बैठ गई कि या तो मेरी किडनी फेल हो गई या फिर मुझे कैंसर हो गया। बाकी चीज़ें इंसान भूल जाता है क्योंकि जो डर है उसकी मेमोरी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। बिल्कुल। तो अब उस चक्कर में मैंने उनका सब वो देखा था, सीटी स्कैन, एमआरआई वेमआरआई सब करा के तकरीबन वो पेशेंट 65,000 खर्च कर गया 6 महीने से 8 महीने के दौरान, और था कुछ भी नहीं। फिर उन्होंने क्या हुआ कि यूट्यूब पे मेरा वीडियो देखा, स्क्रीन से डरा था, स्क्रीन पे मेरा वीडियो देखा। तो जब भारतीय जनमानस के अंदर एक जो कम पढ़ा लिखा इंसान है वो सोचता है कि जो स्क्रीन पे चल रहा है वो सब सत्य है। बिल्कुल सही बात है। उसको ऐसा लगता है स्क्रीन पे जो आया है वो इंसान कोई बड़ा है, इस स्क्रीन वालों ने फिल्टर किया होगा, यूट्यूब वाले ऐसे थोड़े आने देंगे। तो उन्होंने बोला कि हमें वहाँ पे लगा कि वो डॉक्टर सही बोल रहा था। फिर हमें आपका वीडियो देखा तो हम फिर आपके पास आए। और जो बड़े डॉक्टर जैसे कि जो सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास अभी समय नहीं है। कुछ सुपर स्पेशलिस्ट अभी भी अपनी रील्स वगैरह वीडियो वगैरह बना रहे हैं लेकिन वो बहुत कम है। तो बोला कि हम फिर अब स्क्रीन वाले डॉक्टर के पास ही आए कि जो स्क्रीन पर हमें दिखा था हम उसके पास आए। हमने सब चीज़ पता की, देखी, तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। क्योंकि पेशाब कोई भी लिक्विड चीज़ जब गिरेगी और आप आजकल उसको टॉयलेट को हार्पिक से वॉश करते हो या फिर आप वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करते हो, उसमें थोड़ा बहुत झाग तो आता ही। तो फिर हमने उसको समझाया, उसकी काउंसलिंग की, तब जाके वो समझी और उसका डर खत्म हो। और ऐसे कई अनगिनत केस हैं, आप भी अपनी प्रैक्टिस में फील करते होंगे कि पेशेंट आता है कुछ और समझ के, कुछ और दिमाग के अंदर फ्रेम करके, उसको आपको पता चलता है कि ये ऐसा कुछ है ही नहीं। बिल्कुल सही बात इसकी है। कोई आवश्यकता ही नहीं है इतना डरने की, ना इतनी समस्याओं को ऐसे उलझाने की। अच्छा, जो इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि वो कई सारे ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं जिसका कहीं पे भी ऑथेंटिक, कहीं पे रिसर्च नहीं होती है, उसके बाद भी वो बोलते हैं। जैसे अभी मैं कुछ देर पहले ही एक पेशेंट से बात कर रही थी तो उन्होंने बोला कि हमको समझ में नहीं आता कि पानी खड़े होकर पीना है कि बैठ के पीना है। कुछ लोग बोलते हैं बैठ के पियो, कुछ बोलते खड़े हो। तो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इस तरीके की वीडियोस बनाते हैं या जिनको नहीं है, उस बैकग्राउंड के नहीं है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये सब चीज़ें हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा नेगेटिवली? मैम मैंने जैसे स्टार्टिंग बताया था ना कि हमारे व्यूअर्स उस लेवल के, उनका मेंटल लेवल नहीं है कि वो अपना अच्छा बुरा समझ सके। बट आजकल तो मैं देखती हूँ कि बहुत एजुकेटेड जो हैं वो भी उनको फॉलो कर रहे हैं। हाँ मैम, इन्फॉर्मेशन बहुत है उनके पास, इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन है, लेकिन विवेक, मतलब आपके पास सूचना है लेकिन उसको छानने के लिए वो विवेक वाली बुद्धि नहीं है कि अरे सही है या नहीं है। तो उसमें क्या करेंगे वो कि ये जो इन्फ्लुएंसर बता रहा है इसके फॉलोअर्स कितने हैं, उसके आधार पे वो सच या गलत का फैसला करते हैं। दूसरा है कि जो वीडियो है उस पर लाइक कितने हैं, उसके आधार पे वो सच और गलत का फैसला करते हैं। फिर नीचे कमेंट कितना है, कमेंट पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं ये अलग बात है। तो इन सब बेसिस पे उसके ब्रेन के अंदर सेट होता है कि हाँ यार ये बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जो इंसान होता है ना वो सुरक्षा की तरफ जाता है। सही बात है। और सुरक्षा वो इसको महसूस करता है कि भीड़ किधर जा रही है, उस रास्ते को सुरक्षित महसूस करता है। तो ये सोचता है कि यार ये लाखों लोग जो चीज़ फॉलो कर रहे हैं, पानी बैठ के पी रहे हैं, खड़े होके पी रहे हैं, तो खड़े होके पीने वाले फॉर एग्जांपल 5,000 लोगों ने लाइक किया और बैठ कर पीने वाले 15 लाख लोगों ने लाइक किया, तो वो उसी को सच मानेगा, चाहे वो कितने ही अच्छे से उसको परोसा गया था, ये किया गया था, उसमें बहुत अच्छे मॉडल यूज़ किए गए थे, वर्ड बहुत अच्छे थे, कॉमेडी बहुत अच्छी की गई थी, तो उसके बेसिस पे उसमें लाइक ज़्यादा आए, उसी को सच मानेगा। हम और आप अगर कोई चीज़ बताएंगे और लाइक 15 आए, 20 आए, 250 आए, तो अपन वैल्यू नहीं है हाँ उसकी। कोई वैल्यू नहीं। अच्छा। जैसे अभी हमारे एक सर हैं जो नॉर्वे में प्रैक्टिस करते हैं, वो इतना अच्छा कंटेंट लिखते हैं, इतना प्यारा कंटेंट लिखते हैं कि उनके कम से कम मुझे लगता है कि 10 करोड़ के करीब फॉलोवर होना चाहिए, लेकिन वो अभी 51,000 पे ही फॉलोवर। तो और उसकी जगह आप देखें कि कोई गांव का बच्चा है, वो कॉमेडी कर रहा है, कुछ अजीबोगरीब हरकत कर रहा है, उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। तो ये हम लोग इंटरटेनमेंट चाहते हैं बेसिकली, और जो ज़्यादा जिधर भीड़ जाएगी उधर लोग उसको फॉलो करेंगे। अच्छा, आप कोई ऐसा कोई केस आपको याद आता है जिससे कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो इन्फ्लुएंसर्स जो थे उनकी इन्फॉर्मेशन लेकर आया और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था, जो आपने उसको ठीक किया? जैसे आपने अभी एक केस बताया, इसके अलावा कोई और ऐसा केस है या आए दिन आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे केसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं पहले के अपेक्षा? मैम हम एक पेशेंट का, भी कल की बात है कि एक डायबिटीज़ का हम इलाज कर रहे थे। तो डायबिटीज़ के इलाज में उसने बोला कि आयुर्वेदिक इलाज कर रहे हैं और अच्छा कंट्रोल था उनका। अब उनने बोला कि सर अब मैं ना, अब मुझे आप ये मत दीजिए दवाएं, अब मैं तो ना प्योर आयुर्वेदिक इलाज करूँगी। मैंने प्योर आयुर्वेदिक इलाज मतलब कि मैं ना, वो एक ने बताया था इंस्टाग्राम में कि आप है ना खाना खाने के बाद आधी आधी चम्मच जामुन का वो लीजिए पाउडर,
और एक वो पनीर के फूल भिगो के लीजिए। 3-4 का उन्होंने मिक्सअप किया। मैंने बोला कि बेसिकली जो घरेलू नुस्खे होते हैं वो उन लोगों के लिए होते हैं जिनके पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, या जो अभी बहुत ही कम स्टेज में उनकी प्रॉब्लम है, उसको अपन ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर अवेलेबल नहीं है इसलिए मैंने आपके पास डॉक्टर भी अवेलेबल है, हम आपको अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन की मेडिसिन भी दे रहे हैं, आपकी शुगर कंट्रोल भी है, फिर आप इसको आयुर्वेदिक इलाज क्यों नहीं समझ रहे हैं? आपको अब मतलब इसके नीचे नहीं जा रहा है। हाँ, तो ऐसे भी केसेस आते हैं कि जो मतलब हमें उनको जो दरवाजे से बाहर ही ना बहुत सारी धारणाएं बना के आते हैं, उन धारणाओं को तोड़ना, फिर उन धारणाओं को तोड़कर फिर उसको सही सत्य इस्टेब्लिश करना, फिर उनका इलाज करना, तो ये थोड़ी सी मुश्किलें तो है। अच्छा, पहले के समय में हम लोगों को प्रैक्टिस को जमाने में बड़े सालों लगे और मुझे लग रहा है अभी तक जमा ही रहे हैं, बट अब की जो जनरेशन है वो विद इन अ फ्यू मंथ्स ऐसा होता है ना, बहुत क्विकली अपनी प्रैक्टिस जमा लेते हैं या बहुत एकदम लाइमलाइट में आ जाते हैं, तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, पेशेंट्स के लिए भी कन्फ्यूजन हो जाता है, कई बार उनके लिए भी बहुत प्रेशर हो जाता है कि एक बार अगर उनके उस पर 10,000 लाइक आ गए हैं तो अगली बार इससे प्लस होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्या हमारे मेंटल स्टेट को भी कहीं ना कहीं ख़राब कर रहा है? मैम एक चीज़ तो हमें देखें कि मैंने भी अपने कई जूनियर्स देखे या सीनियर्स देखे या साथ वाले देखे जिनके बहुत फॉलोअर्स हैं और उनको बहुत लोग फॉलो करते हैं, उनकी रील्स पे इन सब पे भी बहुत व्यूज़ आते हैं, लेकिन जब हम जाके उनके क्लिनिक पे मिलते हैं तो वहाँ पे पेशेंट गायब होते हैं। मतलब वो वहीं पे हैं, सोशल मीडिया पे ही बड़े बने हुए हैं, इन ग्राउंड रियलिटी में नहीं है, क्योंकि उनकी रील्स अलग तरीके से वायरल हो रही है और जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं हो सकता है वो अभी यूथ हैं और युवा कम बीमार पड़ते हैं, जो लोग अभी बुजुर्ग हैं वो ज़्यादा रील वगैरह नहीं देख रहे हैं, ज़्यादा इससे इंस्पायर नहीं हुए, तो वो उन तक आ नहीं रहे जो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, हो सकता है आने वाले वक्त में आए। तो हमें ना मैम ग्राउंड पे काम करना बंद नहीं करना चाहिए। करेक्ट है। मैं सब डॉक्टर से ही बोलता हूँ, अपने जूनियर से भी, कि आप रील्स बनाएं, जल्दी फेमस हर इंसान होना चाहता है, हमारा जीवन छोटा है, हम लोग कम, हमारी आयु होती है, और दूसरा है कि हमारी जो प्रैक्टिस है वो बहुत लेट स्टार्ट होती है। बहुत कम डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रैक्टिस जल्दी शुरू हो जाती है, नहीं तो 40-45 साल लग जाते हैं प्रैक्टिस को। अब फिर जीवन बचा कितना, 10-15 साल। तो ऐसे में जल्दी उनको प्रसिद्ध होने से तो हम नहीं रोकेंगे, अगर उनके पास नॉलेज है, उनके पास विजडम है और वो अच्छा भला कर सकते हैं दुनिया का, तो उनको अपनी चीज़ें फैलाना चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन ये गलत तरीके ना कि उनको पेशेंट को डरा डरा के हम लाइक बटोरे, उनको एंटरटेनमेंट करके कुछ भी परोसे, तो ये गलत है। अच्छा, मैं अगर एक सवाल ये करना चाहूँ, आजकल की जो मेडिकल प्रैक्टिस में आते हैं तो बुक्स का सहारा कम लेते हैं, बहुत सारे चैट जीपीटी से सहारा ले लेते हैं, तो क्या ये ऐसा नॉलेज गेन करके और आगे फॉरवर्ड करना ये सही है? मैम अगर नॉलेज सही है तो सही है। तो कैसे, कौन डिफाइन, मतलब कौन बताएगा इस चीज़ को? नहीं, उसमें आपका उस लेवल के आपका मेंटल लेवल होना चाहिए कि आप ये डिसाइड कर पाओ कि मुझे जो चैट जीपीटी बता रहा है वो उतना सही है। चैट जीपीटी भी वहाँ पे ना बहुत सारे लिंक देता है कि मैंने ये नॉलेज इस सोर्स से लिया है, फॉर एग्जाम्पल किसी बुक से लिया है, किसी अच्छी वेबसाइट से लिया है ना, किसी हॉस्पिटल की वेबसाइट से उसने लिया है, या किसी अच्छी बड़ी मैगजीन, लैंसेट जैसी मैगजीन से ये उठाया है, तो उसको हम देख सकते हैं। मतलब वो पूरी तरीके से जो एआई है वो राक्षस नहीं है, वो अच्छा भी है। सर, कई बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं, बड़े लकीर के फ़कीर होते हैं, उनको अगर आयुर्वेदा चाहिए तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही चाहिए उनको, तो क्या ये सब जो माइंडसेट है वो भी पेशेंट के लिए नुकसानदायक हो सकता है? मेरे पास भी ऐसे पेशेंट आते हैं जो आयुर्वेद के फ़ैन होते हैं। हाँ। हम उन्हें बोलते हैं कि नहीं, अभी आपको एलोपैथी में जाना चाहिए। हाँ। जैसे कोई ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, या पॉट्स स्पाइन हो गया है, बिल्कुल। स्पाइन के अंदर टीबी हो गई, या कोई कैंसरस पेशेंट आया, तो हम उनसे बोलते हैं कि अब आप एलोपैथी की तरफ जाइए, या कोई सर्जरी की ज़रूरत पड़ गई, जैसे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है, बहुत बड़ा फाइब्रॉइड है उसको, उसमें हमें पता है कि हमारी एक हाँ। लिमिटेशन है, तो हम उनसे बोलते हैं कि आप उधर जाइए। तो वो बोलते हैं कि नहीं, हम तो आयुर्वेद ही करेंगे, हम एलोपैथी में जाना ही चाहते हैं। तो मैं बोलता हूँ देखो, आप थोड़े सेल्फिश बनो, आप एक पैथी पे मत टिके रहो, आप लकीर के फ़कीर मत बनो, क्योंकि आपका जीवन एक ही है। सेल्फिश होने का मतलब ये है कि आप अपना फ़ायदा जिस पैथी में देखो उधर चले जाओ। जैसे कि आपको लग रहा है कि यार मुझे छोटी मोटी पथरी है, या थोड़ी सी मीडियम साइज़ की पथरी है, तो मैं उसे आयुर्वेद से ठीक करवा लूँगा, मुझे पायल से मैं आयुर्वेद से ठीक करवा लूँगा, मुझे जॉइंटिस है मैं आयुर्वेद से ठीक करवा लूँगा, मुझे स्किन डिजीज़ है मैं आयुर्वेद से ठीक करवा लूँगा, तो यहाँ पे आप आयुर्वेद में आ जाओ। लेकिन आपकी ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें इमरजेंसी क्रिएट हो गई है, तो फिर आप लकीर के फ़कीर नहीं कि अपनी जान ही गवा दो आप। सही बात है। तो आप एलोपैथी में चले जाओ, कुछ चीज़ों में होम्योपैथी अच्छा होता है, फिजियोथेरेपी बहुत सारी चीज़ों में अच्छा होता है। तो पेशेंट को अपनी जान बचाना चाहिए
किसी एक पैथी पे स्टक नहीं होना है हाँ सही कि बात नहीं है। मैं तो यही यूज करूंगा चाहे मेरी जान पर ऐसे ये कई पेशेंट आते हैं जो मतलब बहुत ही ज्यादा फेथ रखते हैं किसी एक पैथी पे और किसी दूसरी पैथी को बर्दाश्त ही अपनाते ही नहीं नहीं करते है, हैं, करेक्ट है। तो वो लेकिन ये गलत है। तो आप बोल रहे हो ना सर, सारे आयुर्वेदिक वाले तो ना बोलेंगे सर, जितने भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो कहेंगे कि हमारा बेस्ट है, सभी ये बोलते हैं। नहीं मैम बेसिकली हम डॉक्टर के तो मेरे पास पेशेंट आते हैं हाँ। तो मैं पेशेंट से यही बोलता हूँ कि मैं आपको अभी दवाई देने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं आपको कंसल्टेशन देने के लिए बैठा हूँ। आपके लिए क्या सही है क्या गलत है सही है। आपको आपको नहीं पता है कि आपके जो शरीर जैसे आजकल तो बहुत सारे लोग पता है कि अब तो मैंने आपको जैसे बताया था कि सोर्स ऑफ नॉलेज चेंज हुआ है। हाँ। हर एक के पॉकेट में मोबाइल है, वो कुछ भी पता कर सकता है, लेकिन उसको इतना भी अभी भी इतना पता नहीं है कि उसके बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो मैं जानता हूँ। तो मैं अपने पेशेंट को हमेशा ध्यान रखता हूँ कि उसकी जो डिजीज़ है उसके बारे में उसको एजुकेट करूँ, उसको इतना एजुकेट करूँ कि उसको जो सलाह दी जा रही है चाहे वो मेरे द्वारा दी जा रही है या आने वाले और डॉक्टर के द्वारा दी जा रही है वो सही है या गलत है। क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लगता है, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस मुझे बताना है कि उसका गर्दन का दर्द इस वजह से हो रहा है, तो मैं उसको बता दूंगा कि ये प्रॉब्लम है, डिस्क इतनी प्रोलेप्स है, आप ऐसे ऐसे तरीके से ठीक हो जाओगे, इसमें अभी सर्जरी की आवश्यकता नहीं है। तो उस पेशेंट को पता लगा उसकी समस्या यहाँ पे है, इतनी बड़ी है और इसमें उसको ये प्रिकॉशंस लेना है और डर के कोई उल्टा उल्टा इलाज नहीं करवा लेना है। बिल्कुल तो सही। हमें अपने पेशेंट को मैम एजुकेट तो करना पड़ेगा जितना हमसे बन सकता है उतना, या जो हमें फीस दे के हम पे फेथ हम पे भरोसा करके आया उसको तो हमें एजुकेट करना ही पड़ेगा, उस लेवल पे उसको समझाना ही पड़ेगा कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, हमारी पैथी में भी रहना सही है या नहीं है, या किसी और पैथी में जाना सही है, या किसी और पैथी में अगर वो स्ट्रक है तो क्या हमारे पास आना, क्योंकि उसके भले के लिए हमें काम करना चाहिए। बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि एआई ह्यूमन रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता है। जैसे हम हमेशा बोलते रहते हैं ना एआई को, यस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं है। तो जब भी कोई डिजीज़ होती है तो मुझे लगता है सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए और सही तरीके से समझना चाहिए, ना कि चैट जीपीटी में उसका सारे आंसर्स लेके खुद का इलाज कर लेना चाहिए। मैं बेसिक क्या हुआ कि लोग ना चैट जीपीटी की तरफ मेडिकल हम्म। प्रोफेशन में इसलिए भी ज़्यादा गए क्योंकि जो मेडिकल प्रोफेशन है हम डॉक्टर लोग का, वो अभी सबसे बदनाम प्रोफेशन में से एक है। लोग हम लोग को डाकू बोल रहे हैं कि ये तो डाकू हैं, लुटेरे हैं, कसाई हैं, तो हम लोग पे हाँ। उनका फेथ कम हुआ। तो उन पे जब बट हम पे फेथ, अल्टीमेटली इलाज के लिए तो डॉक्टर के पास ही जाना है ना, लेकिन तो मैम हम वो पेशेंट भी क्या करे, उसके उसके इसमें तो जो एक वो था, वो जो डॉक्टर का ऑरा था वो ख़त्म किया ना लोगों ने, तो अब उसे डॉक्टर भरोसा नहीं है तो स्क्रीन पे जा रहा है, लेकिन हमें उसको सही तो बताना पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर के साथ बहुत सारे खर्चे लगे होते हैं और दुर्भाग्य से उसकी आमदनी का सोर्स मरीज होता है, उसके सही रोग बात होते है। हैं। तो डॉक्टर कई बार उसको अगर उसके खर्चे पीछे हैं, इसकी ईएमआई पीछे है, तो वो पेशेंट को कई बार गलत सलाह देता है। पेट का दर्द सामान्य था, अपेंडिसाइटिस बता के उसका ऑपरेशन कर दिया, तो ये केसेस पर हुए ये हैं। बहुत रेयर केसेस हैं, हो सकता है कुछ और भी कॉम्प्लिकेशंस हो, बट अगेन हम अगर इतने बड़े डिसीजन पे जा रहे हैं तो पेशेंट को खुद पेशेंस भी रखना पड़ेगा कि 2 से 3 कंसल्टेशंस ले लें, समझ लें, बेहतर विकल्प हाँ, समझें। तो वो उसको मैं गलतियां अपना पेशेंट्स भी अपना करते हमदर्द हैं। डॉक्टर उसको चूज करना आना चाहिए। आना चाहिए, हाँ, करेक्ट और है। फिर उस पर भी भरोसा करना चाहिए उसको। तो क्या आज के समय में पेशेंट के अंदर पेशेंस भी खत्म हो गया है? मैम देखो बेसिकली जो चीज़ें उसके सामने मूव होती है उसी के हिसाब से वो अपनी समस्या को भी मूव होते हुए देखना चाहता है। जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं तो उनको मेलेस्मा होता है, मतलब काला पिगमेंटेशन हो जाता है चेहरे पे, तो वो ये एक्सपेक्ट करके आता है कि उसका जो ये कालापन है, जो धब्बा है, ये जो फेयर एंड लवली का इनके ऐड आते हैं उनकी तरह 7 दिन में सट 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 खत्म हो जाएंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। 7 शेड्स प्लस। हाँ, लेकिन उसके उसके ब्रेन में छवि बनी हुई है कि ऐसा ही होता है, क्योंकि उसको जो स्क्रीन पे बार बार दिखाया था उसको सत्य मानता है। तो इसलिए वो अब रील्स में भी यही हो गया मैम, बुक्स बिकना बंद हुई। जैसे हम लोग क्या लेखक हैं, हमको लग रहा है कि किताब नहीं बिक रही, क्योंकि रील्स में लोग नॉलेज लेना चाहते हैं, वो 15 सेकंड 30 सेकंड में रील भी आप देखोगे, अगर आपने क्लिक किया 3 मिनट की है 4 मिनट की तो आप देखोगे नहीं उसको, है ना। तो वहाँ रील वालों के अंदर भी कंपटीशन है क्योंकि 15 सेकंड में सब कुछ दिखाना है जरूरी। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सर, आपसे बहुत सारी थैंक यू मैम। चीज़ें डिस्कस करी हैं और ऐसे तो बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए आपसे, क्योंकि आप बहुत अच्छे लेखक भी हैं और सामान्यतः बहुत लोगों से आप इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन आपसे कुछ पर्सनली रैपिड फायर क्वेश्चंस मैं करना जी चाहूँगी मैम। कि अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो आप क्या होते? नहीं, मुझे लगता है कि मैं अगर डॉक्टर नहीं होता तो शायद पत्रकार होता। मुझे पत्रकारिता अच्छी लगती है, मुझे वकालत भी अच्छी लगती है कि मैं आर्ग्यू करता जज साहब के सामने अपने क्लाइंट के लिए। तो मुझे लगता है मुझे फिर ये 2 प्रोफेशन में चूज़ करता मैं। ओके, आप फिट रहने के लिए सबसे
अहम किस चीज़ का पालन करते हैं अपने रूटीन में? मैम सबसे पहले तो मैं खुश रहता हूँ, क्योंकि हम्म, सबसे पहले हमें टॉप की चीज़ को सही रखना है, खुश रखना है। टॉप टू बॉटम आना चाहिए। अगर आपके यहाँ पे ब्रेन के अंदर टेंशन है, दुख है और परेशानी आपने लेके रखी हुई है, आप कितनी एक्सरसाइज कर लो, कितने अच्छा खा लो, आपको फ़ायदा नहीं करेगा। तो सबसे पहले खुश रहिए। फिर जो फ्री की चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है उसको अच्छे से लीजिए, जैसे कि सांस, जब भी याद आए तब गहरी सांस लो। फिर मैम जब प्यास लगे उसके पहले पानी पी लो। अच्छा खाना खाओ, उस पर स्वाद पे मत जाओ, उसके न्यूट्रिशन पे जाओ। ये चीज़ें मैं सिंपल से फॉलो करता हूँ। सबसे बड़ी गलती जो आपने अपने मेडिकल प्रैक्टिस में अपने जब से आपने शुरुआत करी, सबसे बड़ी गलती कौन सी की? रील्स नहीं बनाई। जिस पे आज हम लोग डिस्कशन कर रहे जी। हैं। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आपको लगता है कि मैं पीछे जाके चेंज करना चाहूँ? तब तो एआई नहीं था। तो मेडिकल को आपकी लाइफ में मेडिकल प्रैक्टिस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। चेंज करना चाहूँ, मैम सब कुछ अच्छा तो चल रहा है। ये सैटिस्फैक्शन मुझे लगता है कि इसी जनरेशन में है, और जो पहले थे, अब आज की जनरेशन में शायद इतनी नहीं, मुझे लगता है कि जो मैं बचपन में जो ड्रीम्स देखता था वो सब मेरी फुलफिल लाइफ में होते फुलफिल चले हो गया। गए हाँ, हैं। मुझे ग्रेट। अब लास्ट क्वेश्चन, अगर आप वेटेज सबसे ज़्यादा देंगे तो प्रोफेशनल लाइफ को देंगे या पर्सनल लाइफ को? मैम दोनों में बैलेंस होना चाहिए मैम। एक को ज़्यादा करिए यहाँ पे। नहीं, अगर मान लो सर, घर भी जाना है मेरे आपको। मेरे अगर पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब है तो मैं अपने पेशेंट से भी अच्छे से नहीं रह करेक्ट है, तो पाऊंगा। पर्सनल लाइफ इज ऑलवेज एट द टॉप। हाँ, पर्सनल लाइफ तो होना ही, मतलब मेरी पर्सनल लाइफ ही अच्छी नहीं होगी तो मैं समाज के लिए भी अच्छा नहीं कर पाऊंगा। करेक्ट है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक हमारे यू। साथ में डॉक्टर अबरार मुल्तानी सर, जो कि आयुर्वेदिक विशेषज्ञ हैं, साथ में बहुत अच्छे वक्ता, लेखक। और आज जो वक्ता के बारे में बात की थी, आपने देख ही लिया है कितने अच्छे से उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए हैं। माइंड एंड माइक आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा पॉडकास्ट है जो आपको तमाम ऐसे जो सवाल आपके मन में, आपके दिमाग में होंगे, वो आपके सामने होंगे, माइक पे होंगे। तो आप बने रहिएगा माइंड एंड माइक के साथ।